खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। कुमारी शैलजा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। देहरादून में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक आज। राहुल गांधी के दौरे को लेकर बनेगा रोड मैप। युवा शक्ति संवाद में युवाओं ने रखे अपने विचार। नितिन नवीन बोले, युवा राष्ट्र निर्माण की धुरी। रोजगार, स्टार्टअप और शिक्षा पर हुई चर्चा। चंपावत में डीएम ने लगाई ग्राम चौपाल। ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क की उठाई समस्या। जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा की मांग। काशीपुर में पेड़ से टकराई रोडवेज बस। हादसे में 13 यात्री घायल, कोई गंभीर नहीं। हादसे के बाद चालक मौके से फरार। देवभूमि में बदला मौसम का मिजाज। 5 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी। पर्यटकों की बड़ी संख्या। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में प्रदेश भर के युवाओं ने राष्ट्र निर्माण, रोजगार, स्टार्टअप, नवाचार, शिक्षा जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा युवाओं को राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं ने नए अवसर पैदा किए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है और राज्य सरकार शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है और पिछले 4 वर्षों में 32,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। चंपावत में मुख्यमंत्री के आदर्श चंपावत विजन के तहत जिलाधिकारी मनीष कुमार ने विकासखंड चंपावत की ग्राम पंचायत शयाला में ग्राम चौपाल लगाकर के ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पेयजल, सड़क और जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा जैसी समस्याओं को उठाया। साथ ही मंदिर परिसर के सौंदर्यकरण और ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने की मांग भी रखी गई। जिलाधिकारी ने सभी समस्याओं पर गंभीरता से कार्रवाई के निर्देश संबंधित विभाग को दिए। वहीं एक छात्रा द्वारा उच्च शिक्षा के लिए सहायता मांगने पर डीएम ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत सांस्कृतिक पहल को भी बढ़ावा दिया गया। जिलाधिकारी ने गोरा मैया कीर्तन मंडली को संस्कृति संवर्धन किट प्रदान की और कहा कि यह पहल लोक संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ युवाओं को नशे से दूर रखने में मददगार है। कार्यालयों में बैठ के अधिकारी जो है सभी कार्य कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विगत दिसंबर वर्ष में जनजन की सरकार का एक बड़ा ही व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत जितने भी सरकारी शासकीय अधिकारी थे वो गांव-गांव जाकर के जो डिमांड्स है लोगों की, जो आवश्यकताएं हैं उसको स्वयं सभी लोगों ने देखा है और उसको समझा और उसके हिसाब से ही जितनी योजनाएँ बन रही हैं, योजनाएँ क्रियान्वित हो रही हैं, उस पर काम किया जा रहा है। तो आज जो ग्राम स्याला है और आसपास के जितने भी सम्मानित जौल हो गए, सम्मानित जनप्रतिनिधि, आज सब लोग हम लोग बैठे थे। में मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कमी से हो रही दिक्कतों को देखते हुए पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह देहरादून से 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे हैं। ये उपकरण स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। पूर्व विधायक ने इन्हें अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विकास राठी को सौंपा। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी हॉस्पिटल को उपकरण दिए गए थे, लेकिन निरीक्षण के दौरान कमी पाए जाने पर यह मांग रखी गई थी। इस दौरान उन्होंने आईसीयू वार्ड का भी निरीक्षण किया। अस्पताल प्रशासन ने इसे बड़ी राहत बताते हुए पूर्व विधायक और सरकार का आभार जताया।
बीमार हैं, जो एफर्ट नहीं कर पा सकते हॉस्पिटल अपने घर में, उसको सुविधा चाहिए थी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, तो वो लोग आते थे। तो यहाँ मुझे कमी महसूस हुई, तो उसको देखते हुए तो फिर मैंने अपना जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है सुबोध उनियाल जी को ये बात रखी कि मैंने कहा मेरे क्षेत्र में आपके पास ये स्वास्थ्य विभाग है, आप इसको करें। तो उनने तत्काल मैंने 50 की डिमांड रखी, तो उनके 50 की डीजी हेल्थ को सैंक्शन दी। और एक महीने पहले तो जब मैं इस बीच गया तो उसका पूरा प्रोसेस चला के डीजी हेल्थ से ये 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के लिए मैंने स्वीकृति कराई। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे पूर्व विधायक जी का। आजकल जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो रेस्पी के पेशेंट हैं, जो जिनका SpO2 डाउन हो रहा है, जिनको सांस की बीमारी है, उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारे बहुत से कंसंट्रेटर ख़राब हो गए हैं, जो कि हम निकाल दिए गए हैं। अभी इनके आने के बाद हमारे हॉस्पिटल में और आसपास के गरीब जनता को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इनको। बहुत देना चाहूँगा मैं पूर्व विधायक जी का धन्यवाद। जा रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई हादसे में 13 यात्री घायल हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। घटना मंडी समिति के सामने उस समय हुई जब बस में 26 यात्री सवार थे। टक्कर के बाद बस में अफरा तफरी मची। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। शुरुआती जांच में चालक को नींद की झपकी आने से हादसे की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद यात्रियों को दूसरी बस में हल्द्वानी रवाना किया गया। अचानक से क्या हुआ कि जैसे ही मतलब ड्राइवर ने अपनी साइड काटी ना, तो साइड से एक वाहन आ चुका है, छोटा वाहन, जिस वजह से वो वाहन मतलब उसे बचाने के चक्कर में वाहन मतलब डिसबैलेंस हो गया सर। डिसबैलेंस हो गया तो सर नीचे पेड़ खड़ा था खाई में, तो पेड़ में जाके टकराई गाड़ी जी। यात्री के कुछ गंभीर, कुछ हल्की फुल्की चोटें हैं, कुछ मूल रूप से गंभीर है। कितने लोगों को चोट आई? लगभग सर 13-14 लोगों को चोट आई सर। 13। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किच्छा के ग्राम राघव नगर में आम रास्ते पर हुए अतिक्रमण के मामले में दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों ने रास्ते पर पक्का निर्माण कर अवरोध खड़ा कर दिया था, जिससे ग्रामीणों को करीब 5 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ा था। और मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है, जिसने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटा दिया, आम रास्ते को बहाल कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने HMT कामगार संघ द्वारा एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली लगभग 40 विशेष अपीलों पर सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार HMT लिमिटेड का पक्ष सुनने के लिए अगली सुनवाई की तारीख 16 जुलाई तय की है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। सल्ट विकास खंड के मोहान स्थित IMPCL के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों का आंदोलन एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। ट्रेड यूनियन IMPCL कर्मचारी संघ ने 1 जून से धरना प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की। कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण से उनके रोजगार और भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी ने IMPCL परिसर पहुंचकर के कर्मचारियों से वार्ता की और आंदोलन को समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि IMPCL क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हजारों लोगों की आजीविका से जुड़ी संस्था है। इसके निजीकरण से कर्मचारियों और उनके परिवारों में असुरक्षा की भावना बढ़ी। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि निजीकरण के निर्णय को वापस लेने और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। जैसे सरकार ने 121 करोड़ में ये फैक्ट्री को बेच दिया गया है, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। जिससे लोगों के घर चलते थे और जिससे लोगों के रोजगार चलता था, आज वो रोड पे बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगी कि मैं इनके फुल समर्थन में हूं और जब कहेंगे मैं तब इनके लिए यहाँ पे मौजूद रहूंगी और जब कहेंगे धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल में बैठना होगा तो मैं
कभी भी बुलाएंगे मुझे एनी टाइम, मैं इनके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। 1978 में स्थापित ये IMPCL कंपनी जो आयुर्वेद और यूनानी दवाइयों को बनाने का काम करती थी और लगातार जो सरकार को राजस्व दे रही थी और लगातार मुनाफा कमा रही थी। और ये सुगबुगाहट एक बहुत पहले से थी, कई वर्षों से एक सुगबुगाहट चल रही थी कि सरकार इसको जो है बेचने का काम कर रही है, जिसको लेकर विगत 2 वर्ष पहले हमने एक आंदोलन यहाँ पर शुरू किया था, जिसमें सभी कर्मचारी संगठन यहाँ पे उसमें सम्मिलित थे और उसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने भी शिरकत की। और लगातार हमने पदयात्राओं के माध्यम से और धरने प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया था कि यदि आपने इस IMPCL फैक्ट्री को, जो मिनी रत्न के नाम से भी जानी जाती है और जो लगातार सरकार को मुनाफा दे रही है, उसको अगर बेचने का काम यदि आप करोगे तो हम सरकार की ईंट से ईंट बचा देंगे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चंपावत में गुलदार तारबाड़ में बुरी तरह से फंस गया। तारबाड़ में फंसने से गुलदार बुरी तरह दहाड़ रहा था और तार से निकलने के लिए बुरी तरह झटपटा रहा था। गुलदार की दहाड़ सुनकर ग्रामीणों ने वन विभाग चंपावत को गुलदार के तार में फंसने की सूचना दी। सूचना मिलते ही रेंजर चंपावत ब्रिजमोहन चमचा के निर्देश पर वन विभाग चंपावत की टीम मौके पर पहुंच गई, जहां टीम को गुलदार बुरी तरह से तार में फंसा हुआ नजर आया, बुरी तरह दहाड़ रहा था। गुलदार का रेस्क्यू कर जान बचाने के लिए टीम के द्वारा वन विभाग लोहाघाट पशु चिकित्सकों को गुलदार के फंसने की जानकारी दी गई। इसके बाद लोहाघाट से रेंजर रमेश चंद्र जोशी, वन बीच अधिकारी, पशु चिकित्सक पहुंचे, जहां पशु चिकित्सकों के द्वारा गुलदार को बेहोश करने के लिए दवा तैयार की गई, जिसके बाद वन बीट अधिकारी रोहित मेहता के द्वारा ट्रैकुलाइज गन से निशाना साधकर गुलदार को बेहोश कर दिया गया। वन विभाग पशु चिकित्सकों के संयुक्त प्रयास से गुलदार की जान बचाई गई। और कुमारी शैलजा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक आज देहरादून में होगी। राहुल गांधी के दौरे को लेकर के बनेगा रोड मैप। राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं। शाम 4 बजे कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगी शैलजा। 1 जून को पौड़ी दौरा, पूर्व सैनिक संवाद पर फोकस, संगठन को मिशन मोड में सक्रिय करने की तैयारी। तो कुमारी शैलजा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा शुरू। देहरादून में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक आज है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर के एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ SN पंत ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। SN पंत, देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में कांग्रेस बीजेपी दोनों ही एक्शन मोड पर नजर आ रही हैं। राहुल गांधी भी उत्तराखंड आने वाले हैं। ऐसे में कुमारी शैलजा अब 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी आ रहे हैं तो ऐसे में तैयारियां खास की जा रही हैं। व्यापक स्तर, बड़े स्तर पर ये तैयारी की जा रही है। क्या कुछ अपडेट है सभी तैयारियों को लेकर, कुमारी शैलजा के 2 दिवसीय दौरे को लेकर? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा हुआ है और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए, टास्क देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड की सरजमीन पर पहुंचे थे। ऐसे में जब, क्योंकि राजनीति में होता क्या है, दरअसल जब कोई पार्टी 2 कदम आगे बढ़ती है तो दूसरी पार्टी भी अपने आप को पीछे नहीं रखती है। इसी कड़ी में कांग्रेस भी अपने बड़े नेता को उत्तराखंड बुला करके अपने कार्यकर्ताओं को, संगठन को मजबूत करना चाहती है और केंद्रीय आला कमान के दिशा निर्देश में 2027 विधानसभा चुनाव को फतेह करना चाहती है। इसी कड़ी में कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी का प्रस्तावित दौरा है 4-5 को, और इसके लिए प्रदेश प्रभारी, प्रदेश संगठन, प्रदेश के अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, कोई कमी नहीं करना चाहते हैं कार्यक्रम में, ताकि जब राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंचे, और उनके 3 प्रस्तावित कार्यक्रम हैं। अल्मोड़ा में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, पौड़ी में वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, देहरादून में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करेंगे। यानी जाहिर सी बात है, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के
मुकाबले जी। जिस प्रकार से एजेंडे को जनता के बीच में लेके जाना है उसको लेकर तैयारी करेंगे। इसी कड़ी में कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी है कुमारी शैलजा, वो 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ वो कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण करेंगी, अपने पदाधिकारियों को उचित टिप्स भी देंगी, दिशा निर्देश भी देंगी, ताकि केंद्रीय नेताओं के बड़े कार्यक्रम जब जब लगते हैं तो प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसी कड़ी में 2 दिवसीय दौरा है। आज से निरीक्षण शुरू हो जाएगा और कल पौड़ी का दौरा कुमारी शैलजा का रहने वाला है। कांग्रेस के तमाम बड़े पदाधिकारी उनके साथ मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम को किस रूप में करना है, उसका रोड मैप कैसा होगा, पब्लिक कैसे आएगी, कार्यकर्ता किस प्रकार से आएंगे, क्या वर्चुअल मीटिंग होंगी या किस प्रकार का मौसम रहने वाला है, उसके पूर्वानुमान के मद्देनजर क्या प्लान ए और प्लान बी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इस पर रणनीति की जाएगी। जी एसएन पद, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं काशीपुर में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मीडिया सेंटर द्वारा विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारिता के महत्व, निष्पक्षता और मीडिया की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार FU खान की बहन के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर की गई। वक्ताओं ने पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए जनहित और सामाजिक जागरूकता में इसकी अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। मीडिया सेंटर के अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह स्वीटी ने कहा कि पत्रकार समाज और प्रशासन के बीच मजबूत सेतु का काम करते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी पत्रकारों ने निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता का संकल्प लिया। $200 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें काशीपुर मीडिया के समस्त पत्रकारों ने हिस्सा लिया और मुख्य तौर पर सबने अपने अपने विचार रखे। मोटे मोटे तौर पर ये पत्रकारिता दिवस पे एक हम लोगों के बीच में जो एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, उसमें एक विचार निकल के आया कि जो जन समस्याएं हैं उनको हमें निरंतर उठाना है, निर्भीकता से उठाना है और कहीं ना कहीं उसमें अगर हमें संगठन की कहीं आवश्यकता पड़ती है किसी पत्रकार को, तो हम पूर्ण रूप से एक एक पत्रकार के साथ खड़े हैं। भोईवाला में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। युवा पत्रकार संघ द्वारा गोष्ठी आयोजित कर पत्रकारिता के मूल्य, उसकी भूमिका पर चर्चा की गई। नगर पालिका में राज्य मंत्री विनोद उनियाल ने साहित्यकार डॉक्टर प्रभाकर उनियाल की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए पत्रकारों को सम्मानित किया। इस दौरान अखिल भारतीय किसान यूनियन ने रवाई कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए जन सरोकार की खबरें उठाने पत्रकारों का सम्मान किया। वक्ताओं ने पीड़ित युगल किशोर शुक्ल और गणेश शंकर विद्यार्थी को याद करते हुए कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज को दिशा देते हैं। साथ ही निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता को लोकतंत्र की मजबूती का आधार बताया गया। डॉक्टर प्रभाकर उनियाल खुद एक साहित्यकार थे और एक पत्रकार भी थे। उत्तरांचल संवाद समिति जो RSS का मीडिया सेंटर है वो देखते थे, तो इसलिए हमारा भी मन में ये भाव है कि जो पत्रकार चौथा स्तंभ है हमारे समाज का, उनको सम्मानित, आज पत्रकारिता दिवस भी है तो इसलिए उनको सम्मानित करके हम खुद को भी सम्मानित महसूस कर रहे हैं और एक उस पुण्य आत्मा की आत्मा को भी थोड़ी शांति मिलेगी, ये हमारे मन का भाव था। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, पत्रकारिता दिवस। आज हमारे युवा पत्रकार संघ के साथियों ने जो है पत्रकारिता के उपलक्ष्य में आज एक संगोष्ठी रखी थी। लच्छीवाला के इस प्रांगण में जो है एक बहुत सार्थक संगोष्ठी हुई। जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि आज 200 साल पहले जो है हिंदी अखबार जो है उद्यंत मार्तंड का आज प्रकाशन हुआ था। 200 साल के समय और आज के दिन जो है 30 मई 2026, तो उसके ऊपर उस 200 साल की पूरी एक प्रक्रिया के अंदर जो है बातचीत हुई। पत्रकारिता दिवस के अवसर पर लगभग 200 वर्ष अखबार को संपादित हुए हो चुके हैं और इस 200 वर्षों की लंबी यात्रा में पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक उतार चढ़ाव हैं और आधुनिक दौर में मैं समझ सकता हूं कि पत्रकारिता कितनी जटिल होती जा रही है, कितना पत्रकारों से समाज को उम्मीद होती है। उन उम्मीदों पर खरा उतरने का आप लोगों के मन में एक भावना भी रहती है, किस तरह हम समाज की बुराइयों को, समाज के उत्थान को के लिए कार्य करें और सकारात्मक रूप से कार्य करें। आज युवा पत्रकार संघ द्वारा आयोजित इस विचार गोष्ठी में मैं इतना ही कहना चाहूंगा
कि पत्रकार भी हमारे एक योद्धा की तरह हैं। तो मैं आप सबको आज पत्रकार दिवस की बधाई देता हूं कि आप लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ देश की सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से जारी बारिश, ओलावृष्टि, ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के हिमपात के चलते मौसम पूरी तरह से बदल गया। मई की गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली। देहरादून समेत मैदानी क्षेत्रों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरा है, जबकि पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां तेज बारिश, आकाशीय बिजली, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी है। मैदानी क्षेत्रों में येलो अलर्ट के तहत गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना है। इस बीच बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से मौसम का असर पर्यटन गतिविधियों पर भी देखने को मिल रहा है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।